देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे संगम नगरी प्रयागराज। आलोक मौर्य ज्योति मौर्य विवाद मामले में आया नया मोड़। आलोक मौर्य ने जहां आज हलफनामा पेश कर एडिशनल कमिश्नर के सामने अपनी शिकायत वापस ली है। जहां आलोक मौर्य ने गंभीर आरोप ज्योति मौर्य पर लगाए थे, वहीं जांच समिति के सामने आज उन्होंने हलफनामा पेश करते हुए अपने आरोप वापस ले लिया। ऐसे में क्या कुछ कहना आलोक मौर्य का, एडिशनल कमिश्नर अमृतलाल बिन का क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपने शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस। वजह क्या है? वजह कुछ ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं सर, समझौता हो रहा है? नहीं सर। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसने शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सब कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई नहीं तो लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं सर। ये बताइए, आपकी शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे? मैंने अपनी शिकायत की। गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले लिया। नहीं आपके पास आपने कहा इसके लिए सर पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, आरोप लगा रहे हैं तो सभी बड़े एलिगेशन आपने लगाए और आप। नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस। बिना साक्ष्य जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? आज श्री आलोक मौर्य को जांच समिति के समक्ष बुलाया गया था। श्री आलोक मौर्य ने लिखित दे करके शिकायत को वापस ले लिया। अच्छा, क्या कोई वजह बताई? कोई वजह उन्होंने नहीं बताई है। अच्छा, उन्होंने अब को इतना चीज़ें फैलाई थी, फिर अब उसको वापस ले लिया, क्या प्रशासन कोई कार्रवाई? टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, आगे क्या होगा इसमें? कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। परिचय दे दीजिए। मैं अमृतलाल बिन, अपर आयुक्त प्रशासन। जिहाद मामले में आया नया मोड़। जहां बीते दिनों अनुज प्रताप सिंह उर्फ आलम ने प्रेस वार्ता करते हुए जहां लव जिहाद की शिकार पीड़ित महिला पर गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं महिला ने आज प्रेस वार्ता करते हुए अनुज प्रताप सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पलटवार करते हुए उन्होंने बड़ा खुलासा भी किया है। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। प्रेस वार्ता ये कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि जो कि मोहम्मद आलम ने जो मेरे पे आरोप लगाया है कि मैं उनको ब्लैकमेल करके मैं शादी की, जो कि मैंने ब्लैकमेल करके शादी तो की नहीं। वो नन्हे बालक तो हैं नहीं, 40-50 साल की एज उनकी हो रही है। वो खुद मुझे ब्लैकमेल के में न्यूड वीडियो वायरल भी कर रहे हैं और उस चीज़ से मुझे ब्लैकमेल करके मैं उससे शादी की है। और उसके बाद से हमसे पैसा भी 30-35 लाख रुपये कम से कम लिए कैश में, और जो कि मैं मुकदमे से पीछे नहीं हट रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए दबाव बना रहे, मारने उड़ने की। और जो बोल रहे हैं कि विजय मिश्रा के मैं कांटेक्ट में हूँ, विजय मिश्रा जो कि जहाँ मैं मुरादाबाद में रहते थे, ठीक मेरे पड़ोसी हैं वो। रात में मोहम्मद आलम पुलिस को घर पे मेरे भेजते थे, तो विजय मिश्रा और उनकी वाइफ दोनों लोग आके हस्बैंड वाइफ पुलिस को डांट के भगाती थी। और जो कि अतीक अहमद से मेरा कोई दूर का वास्ता ही नहीं है, जो कि मोहम्मद आलम खुद ही गद्दी हैं और उनके सगे रिलेशन के हैं। और मोहम्मद आलम की खुद क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत सारी है। जी नहीं, जो मैंने गन लेके फ़ोटो खींची हुई है, जो मोहम्मद आलम घर में लेके आती थी और वो खुद बोलते थे मैं वीडियो बनाने में लड़की हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, उस चीज़ को मैं लेके वीडियो बना ली। मोहम्मद आलम तरह तरह के असलहे घर में लेके आते थे, अतीक के रिलेशन के वो हैं, पूरी सारे काम यही देखते हैं मोहम्मद आलम। इनकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इनका ये भी हिस्ट्री है कि पूरी क्रिश्चियन बन के क्रिश्चियन से शादी करेंगे, उनका प्रॉपर्टी हड़प के फिर उनको मार देते हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली जाए तो बहुत सारी निकलेगी। मैं सीएम योगी से यही मैं गुहार लगाती हूँ कि मुझे न्याय दी जाए और मुझे इस जाल से बचाई जाए, ताकि यहाँ की जितने प्रशासन है, ना ही प्रशासन में ही सुनवाई कर रही है, ना कुछ। जो कि मोहम्मद आलम ने मुझे इंस्टाग्राम पे धमकी भी दी है, कमिश्नर को, पूरी पुलिस को मैं मंथली का पैसा देता हूँ। थैंक यू। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है रक्षाबंधन। ऐसे में भद्रा लगने के कारण किस प्रकार की समस्या हो रही है और कैसे इसका निवारण करना चाहिए, कब रक्षाबंधन मनाना चाहिए और किस तरह से मनाना चाहिए, इस पर क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का, आइए दिखाते हैं आपको। गणपति नमः। रक्षाबंधन का त्योहार सावन की पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 30 अगस्त को पड़ रही है।
परंतु जैसे ही पूर्णमासी लग रही है तुरंत ही भद्रा भी आ जा रही है और भद्रा के समय कभी भी रक्षा सूत्र यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। भद्रा जो होती है 3 तरीके की होती है, एक स्वर्गलोक की भद्रा होती है, एक पाताल लोक की होती है और एक धरा यानी कि पृथ्वी लोक की होती है। जब भद्रा स्वर्गलोक की या पाताल लोक की होती है तब रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है, परंतु अगर भद्रा पृथ्वी लोक की है तो उस समय रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता। अब ये कैसे जानेंगे कि भद्रा कौन सी है? अगर भद्रा मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि या वृश्चिक राशि में पड़ रही होती है तो भद्रा स्वर्ग लोक की होती है, उसमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। अगर भद्रा कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि या धनु राशि में होती है तब भद्रा पाताल लोक की होती है, उसमें भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। परंतु भद्रा अगर कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में पड़ रही हो तब भद्रा धरती लोक की होती है यानी कि धरा की होती है, उसमें रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जा सकता। और इस वर्ष जो भद्रा पड़ रही है वो कुंभ राशि में पड़ रही है यानी कि धरा की, धरती की, इसलिए इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा के समय नहीं मनाया जा सकता। जो भद्रा है वो खत्म हो रही है रात के 9:02 पे, तो रात के 9:02 से लेके रात के 11:30 के अंदर आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। नहीं तो अगले दिन 31 की मॉर्निंग सूर्योदय के बाद से लेके 7:15 के अंदर रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि 7:15 तक पूर्णमासी रहेगी। परंतु उदया तिथि पे 31 को हमें पूर्णमासी मिल रही है, इसलिए 31 को हम संपूर्ण दिन भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। परंतु अगर किसी के मन में इस तरीके का विचार है कि पूर्णमासी खत्म हो जा रही है और वो अपने भाई को राखी बांधने भी नहीं 7:15 के पहले जा पा रही है, तो वह जातक यदि सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के शिव जी को, विष्णु जी को, कृष्ण जी को, गणेश जी को या रामचंद्र जी को रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांध देता है तो वह व्यक्ति संपूर्ण दिन जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना सकता है, क्योंकि आपने अपने परम पिता को सबसे पहले राखी बांध दी, तो उसके बाद आप संपूर्ण दिन रक्षाबंधन का त्योहार। जानवापी विवाद से जुड़ी खबर बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज करीब 1 घंटे हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने 3 बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद फिर से सुनवाई किए जाने के फैसले पर एतराज़ जताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर दोबारा सुनवाई नहीं किए जाने की दलील दी। कहा गया कि पिछले कई सालों में करीब 75 कार्य दिवस में इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, ऐसे में अब इस मामले में फिर से सुनवाई नहीं की जा सकती। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि फैसला जल्दी आना चाहिए। हालांकि हिंदू पक्ष ने दोबारा सुनवाई किए जाने पर फैसले का विरोध नहीं किया। हाईकोर्ट में अब इस मामले पर 12 सितंबर पर फैसला सुनाएगी। 12 सितंबर को कोर्ट तय करेगा कि मामले में आगे सुनवाई की जानी है या फैसला आना है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ कर रही सुनवाई। ऐसे में क्या कुछ कहना है अधिवक्ता अजय सिंह रस्तोगी का, ये दिखा। हाईकोर्ट में लिस्टेड था फॉर हियरिंग, दोनों पक्ष उपस्थित हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, परंतु आज हियरिंग होने के बजाय पिटिशनर पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के सीनियर एडवोकेट श्री नकवी ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि पूर्व जो बेंच हैं मिस्टर जस्टिस प्रकाश पाडिया, उन्होंने इस केस को कंसिडरेबल पीरियड तक सुना था और कई बार जजमेंट के लिए रिजर्व किया, लेकिन फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम जजमेंट नहीं डिलीवर किया जा सका। लेकिन उन्होंने कंसिडरेबली इसको सुना है कई बार और आज डेट उसकी फिक्स थी जजमेंट डिलीवरी के लिए, परंतु यहाँ केस लिस्टेड हो गया, वो जजमेंट डिलीवर नहीं किए, तो बेटर यही होता कि उनको यहाँ ही भेज दिया जाता कि इसको जजमेंट डिलीवर करते। और एक्सटेंसिव हियरिंग के लिए यहाँ जो मंगा लिया गया है ये ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा कि इन सारी बातों को नोट करके और कितने बार उन्होंने सुना, कितना डेट फिक्स किया, 75 डेट्स तो उन्होंने स्वयं एडमिट करके बताया कि 75 बार
हियरिंग्स हुई। हम लोगों के तरफ से भी हमारे काउंसिल ने कहा कि कितनी बार किस किस डेट को हियरिंग हुई और कई बार जजमेंट में रिजर्व हुआ, लेकिन जजमेंट नहीं प्रोनाउंस हुआ। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इन सारी डिटेल्स को नोट करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंसिव पावर है जनरल रूल हाई कोर्ट के अंतर्गत, और कभी भी किसी बेंच में लगे हुए केस को इवन पार्ट हेड क्यों न हो, चीफ जस्टिस को पावर है कि उसको जो है वो किसी अदर बेंच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या स्वयं सुन सकते हैं। इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन नहीं लिखाया है, वो जब आ जाएगा तो पता लगेगा कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा क्या आदेश पारित किया गया। एक्सटेंसिवली हम लोगों के लिए उन्होंने डेट फिक्स किया है 12 सितंबर 2023। परिचय दे दीजिए। मैं विजय शंकर रस्तोगी, नेक्स्ट फ्रेंड, काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्ञानवापी वाराणसी। संगम नगरी प्रयागराज में प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। पूजा अर्चना के लिए लोग लाइन में लगे हैं। बता दें, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, वहीं आज के दिन यहां पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति होती, क्योंकि आज प्रदोष लगा है और विशेष महत्व है। और साथ ही यहाँ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें, त्रेता युग में भगवान जब वनवास पर जा रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया था। ये प्राचीन मंदिर है जहाँ लोग सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी होती है और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेष महत्व ये भी है कि उत्तम मास होने के कारण जहाँ इस बार सावन का सोमवार 8 था और ये आखिरी 8वां सोमवार था, जिस पर लोगों की भीड़ लगी दिखाई दी मंदिर में और पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। सावन का अंतिम सोमवार है। यह संयोग जो है विगत 19 वर्षों के बाद ये संयोग प्राप्त हुआ कि सावन के मध्य भाग में पुरुषोत्तम मास आया, जिससे 4 सोमवार की जगह 8 सोमवार हो गए और यह सावन का 8वां सोमवार अंतिम सोमवार है, जिसमें इस सोमवार में प्रदोष पर्व पड़ जाने से इसकी महत्ता इतनी अधिक बढ़ गई, क्योंकि उत्तम आषाढ़ नक्षत्र आयुष्मान योग में प्रदोष सोमवार में पड़ने से जो भी संतान के लिए कामेश्वर तीर्थ में मनकामेश्वर भगवान का अर्चन पूजन अभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं इतनी जल्दी शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये पुराण में लिखा हुआ है, कामेश्वरः पश्चिमे तटे कामेश अक्षय वट पश्चिम भागे कामेश्वर तीर्थ उत्तमः। अक्षय वट के पश्चिम भाग में कामेश्वर नाम का तीर्थ, तस्य देवता कामेश्वर, उस तीर्थ के देवता कामेश्वर। त्रेता युग में भगवान राम यहाँ पर वनगमन के समय जब प्रयाग में प्रवास किए तो अक्षय वट में विश्राम करके त्रिवेणी स्नान करके गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में प्रसंग आया कि उन्होंने भगवान शिव की आराधना किया, कि कामेश्वर भगवान का पूजन। तभी से भगवान कामेश्वर मन कामेश्वर त्रेता युग से लगातार निरंतर भक्तों की कामना पूर्ण होती रही। जो भी भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। आचार्य रामचंद्र श्री मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज। नगरी प्रयागराज में दबंगों की दबंगई आई सामने, जहां धूमनगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। विवादित संपत्ति को से जुड़ा है। धूमनगंज थाने के अबू बकरपुर में आज सुबह पट्टीदारों के बीच हुआ झगड़ा। घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। बता दें, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोटें परिवार के लोगों को आई। ऐसे में पीड़ित पक्ष के लोगों ने अब मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। आज सुबह हमारे पट्टीदार द्वारा ज़मीन, हमारा प्लाट कब्जा किया जा रहा था, जिसको
हमारे पिताजी रोकने गए तो इनको ईंट पत्थरों से सर पे कई बार इनके किया गया, और जैसे ही जानकारी माता जी को मिली वो बचाने गई तो उनके भी सर को पत्थरों से मारा गया। मैं भी बचाव करने गया तो मुझको भी मेरी नाक पे वार किया गया, पत्थर से मारा गया, पीछे भी सर में मारा गया, कई जगह चोटें लगी। और ये हमारे पट्टीदार हैं कंचन, इनके आदमी का नाम है किशोरी लाल, और विनीत इनके पिताजी का नाम है किशोरी लाल। ये सब मिलके आज हमारे पिताजी की पूरी कोशिश थी कि इनकी हत्या कर दी जाए, लेकिन मौके पर हम लोगों ने पहुंच के भी बचाव करके 112 नंबर पर कॉल की, तब जाके हमको कहीं थोड़ा संतुष्टि मिली। फिर पिताजी के हालत को गंभीर देखते हुए हम इनको तुरंत थाने ले गए। फिर वहाँ आला अधिकारियों के कहने के बाद सामने ही हॉस्पिटल में, डुमरगंज थाने के ठीक सामने हॉस्पिटल है, वहाँ इनका ट्रीटमेंट कुछ कराया गया। फिर हम लोग गए कालवन नेहरू चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय में, वहाँ पे हमारा मेडिकल हुआ है। अभी जो भी हमारी रिपोर्ट है थाने डुमरगंज थाने में है। मैं कानून प्रशासन से यही चाहता हूँ कि हमको न्याय मिले, और हमको पूरी उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। हम कानून से जो भी हमको न्याय मिलेगा हमको मंजूर है, और मैं कानून से कहूँगा कि उचित जो ये लोग हैं हमारे पट्टीदार कंचन और किशोरी और विनीत, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें। और जिस प्लाट पे लोग कब्जा कर रहे हैं एसडीएम द्वारा उस पर स्टे लगाया गया है, एसडीएम की बात भी नहीं मान रहे हैं, लेखपाल की भी बात नहीं मान रहे हैं। कृपया करके मैं कानून से कहूँगा कि हमको संतोषजनक न्याय मिले, बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।